स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ में आज इंटरव्यू होने वाला है एक स्पेशल पर्सन का, जो है ऑल इंडिया एम्स एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम AIR 2, नाम है अनिल सुतार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू अर्जुन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्लीज टू कमिंग फॉर दिस इंटरव्यू। मेरा नाम अनिल सुतार है एंड एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि एम्स दिल्ली के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसमें मेरी AIR 2 है। और मेरा जो लक्ष्य है वो एमएससी नर्सिंग का नहीं था, NO का था, नर्सिंग ऑफिसर का। एम्स के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नॉर्सेट के लिए। तो एम्स का जैसे कोई भी एग्ज़ाम आता है तो मेरा फोकस वही रहता है कि मैं एम्स के कोई भी एग्ज़ाम को मतलब अटेंड करूँ, रिज़ल्ट कैसे भी रहे, डोंट केयर। तो मैंने एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था। 20 जून को मेरा एग्ज़ाम था और प्रिपरेशन वही थी मेरी जो नॉर्सेट की चल रही थी। उसमें मैंने एग्ज़ाम अटेंड किया था, पेपर अच्छा था, मॉडरेट टू हाई लेवल का था। ये बार एम्स ने पैटर्न चेंज किया है थोड़ा। तो जो अपकमिंग जिनका फ्यूचर जो एमएससी नर्सिंग में ही बनाना चाह रहे हैं, जो एविडेंस प्रैक्टिस और रिसर्च के दम पर जो अपने एमएससी नर्सिंग में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, उनके लिए रूटीन में बताना चाहूँगा कुछ पढ़ाई के जी रिगार्डिंग। बिल्कुल, आपका स्वागत है। इनका क्या रिसोर्सेज था, कैसे ये डेली स्टडी करते थे और इनका क्या शेड्यूल रहता था और क्या कैसे नोट्स पढ़े, MCQ प्रैक्टिस क्या रही, क्या क्या चैलेंजेस आए और एग्ज़ाम का क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या पैटर्न रहा, जैसा इन्होंने बताया। और आगे इनको पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। तो क्या आपका भी लक्ष्य है MSc नर्सिंग करना और MSc नर्सिंग में फ्यूचर बनाना? अगर हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम आपका एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर द AIR 2 एंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ हम शुरुआत करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि जब कल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, तो आपको कैसा फील हुआ? उस मोमेंट को ज़रा आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिएगा। कल रिज़ल्ट 3-4 बजे अनाउंस हुआ था। उस टाइम मैं लाइब्रेरी में पढ़ ही रहा था, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरा मेन जो टारगेट है वो नॉर्सेट है। नॉर्सेट 11 के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो एज़ यूजुअल मैं लाइब्रेरी में बैठा था, कॉल आया फ्रेंड का कि एमएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट आ गया। तो जस्ट मैंने PDF ओपन की, रोल नंबर डाला तो AIR 2। जस्ट ऐसा शॉक नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा अच्छा था। मुझे श्योर था कि टॉप 50 में अपना रैंक तो आ ही जाएगा। मतलब टॉप 2 का इतना नहीं था, बट अच्छा लगा देख के, थोड़ा मतलब खुश हुए। परिवार वालों को भी बताया, वो भी खुश हुए। तो परिवार को जब आपने बताया या आपके दोस्त को बताया तो उनमें क्या माहौल था, या उन्होंने क्या आपको बोला, या क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में ज़रा आप कुछ बताना चाहेंगे? वो बहुत हैप्पी हुए। उन्होंने बोला तब तो कि नॉर्सेट में भी आपकी रैंक मतलब टॉप 100 के अंदर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एम्स का अभी के बार जो पेपर था एमएससी नर्सिंग का, वो नॉर्सेट से भी टफेस्ट लेवल का था। तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि इस हिसाब से आपका आगे NO में भी तगड़ा रैंक आएगा, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा पेपर बहुत टफ था। जैसे कि कई सारे MCQs ऐसे थे जिनका मतलब बहुत ही हाई लेवल था। यस। तो उस हिसाब से देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत लोगों का पेपर अच्छा भी नहीं गया था। नहीं, मतलब जो लोग स्पेशली एमएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, जो नर्सिंग उनको एमएससी नर्सिंग करना था, उन लोगों का काफ़ी से मेरी बात हुई। उनकी रैंक बहुत पीछे है। मतलब वो स्पेशली इस चीज़ की प्रिपरेशन करके गए थे, क्योंकि पेपर टफ था, तो वो थोड़े से पीछे रह गए। कोई कंसेप्ट मतलब मेन जो स्टडी होती है वो कंसेप्चुअल बेस्ड रहती है। मेरा मैसेज यही है, जो एमएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इधर कोई भी एग्ज़ाम के लिए नर्सिंग में, तो रैंक लंबे समय तक पढ़ने से नहीं आती। रैंक हमेशा रणनीति, अपनी रणनीति क्या है पढ़ाई को लेकर, जी वो रणनीति से आती है हमेशा। हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम 8-10 घंटे रोज़ 15 घंटे पढ़ लेंगे, रैंक लेंगे, वो उससे रैंक नहीं आएगी। उससे आपका टाइम ख़राब होगा। यदि आपकी शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, आपकी पढ़ाई, आपका MCQ प्रैक्टिस नहीं है, यदि आप PYQs पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। बिल्कुल, इन्होंने जैसा कहा कि आपको सिर्फ MCQ या थ्योरी दोनों में से किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जी हाँ,
इस जर्नी में कैसे आगे इन्होंने थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस की उसके साथ में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में कि आपको कब लगा कि आपको एमएससी करना चाहिए, एमएससी के बारे में आपका थॉट कब आया माइंड के ऊपर? जैसा कि मैंने वैसे पहले आपको बताया कि एमएससी का इतना मेरे को जानकारी भी नहीं थी कि एमएससी में मतलब स्कोप भी अच्छे है एमएससी, वो मुझे अभी पता चल रहा है। कल से मैं जैसे जानकारी जुटा रहा हूँ हर तरह से कि एमएससी के अंदर आगे स्कोप क्या है। बट मैंने 4th ईयर जैसे पास आउट किया पिछले साल अगस्त में किया था, उसके बाद मुझे एम्स में जाने का था, मतलब कि एम्स में जाना है। और उस टाइम तो मुझे नॉर्थ का ही था पता कि नॉर्थ में एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू एनओ बनते हैं, मतलब नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। बट उसके बाद में जैसे जैसे अर्जुन जी है वो भी सेम बैचमेट्स के हैं, वो उस टाइम उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं ये अभी एम्स जोधपुर में। इनसे मेरी बात होती रहती है, ये अच्छे जानकार हैं। तो इन्होंने ही बताया कि एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम भी देना चाहिए, एमएससी नर्सिंग का। तो मैंने फॉर्म फिल किया था और उस टाइम मेरा सिर्फ एनओ का प्लान था। बट अभी जैसे देख पा रहा हूँ एमएससी में बहुत ज़्यादा स्कोप है अच्छे से। एमएससी होने के बाद में आपको स्पेशलाइज जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नर्सिंग में मतलब जहाँ वैकेंसी आती है उसमें आप एलिजिबल हो। तो अब प्लान है एमएससी ज्वाइन करने का। जी हाँ, आप अगर थ्योरी के अलावा कहीं पे भी टीचिंग में जाना चाहते हो या फिर आपको हॉस्पिटल से अगर कहीं और अच्छी जॉब चाहिए टीचिंग में, तो आप डेफिनेटली एमएससी करके जॉब को हासिल कर सकते हो, जैसा कि हमारे साथी ने बताया। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए ड्यूरिंग द एमएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, यहाँ तक जर्नी में क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने को मिले। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे चैलेंजेस लाइक मेरी ऐसी वो नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल है, तो मेरे का हमेशा से पढ़ने का ही था। तो स्टार्टिंग से ही मैं 4th ईयर पास आउट होने के बाद में सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैंने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए और सेल्फ नोट्स पे ही बिलीव किया। नोट्स पढ़ते थे, रोज़ के दो सब्जेक्ट्स को लेके चलते थे कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने, और उस पढ़ने के बाद में जस्ट बाद में उसके एमसीक्यू करते थे, जिससे अपने कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि जब तक हम टॉपिक थ्योरी पढ़ेंगे आप अपने को लगेगा पढ़ लिया, बट जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट हम नहीं देंगे, तो तब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी। उस टाइम तो हमें लगेगा आएगा, बट जब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तब हम नहीं कर पाएंगे उसमें। जी हाँ, बिल्कुल। तो आगे हम आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बहुत सारे जैसे कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता, तो कभी ऐसा भी लगा होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। यस डेफिनेटली, मैंने नॉर्थ 10 का एग्ज़ाम दिया था जस्ट रिसेंटली, तो उसमें मेरी अच्छी थी प्रिपरेशन, नो डाउट। बट अब की बार पेपर का थोड़ा लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था, और हमारी जो प्रिपरेशन थी वो मॉडरेट टू हाई लेवल की करके चले गए थे। तो उसमें थोड़ा सा हम लैग कर गए थे और रैंक थोड़ी सी पीछे रहने की वजह से हमें सीट नहीं मिल पाई थी। और उस टाइम से थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे कि यार इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, अपना रैंक, अपने को एम्स नहीं मिला, नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने। तो उस टाइम थोड़ा सा वो फेलियर जैसा लग रहा था कि हम कुछ काम के नहीं है। बट गिव अप नहीं किया हमने, वापस से शुरू किया। फिर ये एमएससी का एग्ज़ाम आ गया और जस्ट AIR2 इट्स ड्रीम फॉर मी एंड ऑल्सो ड्रीम फॉर ऑल आर अस। सो बिल्कुल सही। एक ड्रीम होता है AIR, ऑल इंडिया रैंक लाना। Yes. तो ऑल इंडिया रैंक आपने 2 हासिल की, इसके लिए आपने बहुत मेहनत भी करी होगी। बिल्कुल। तो इस मेहनत की जर्नी में हम बहुत सारे जो एक्सपीरियंस हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका क्या टाइम टेबल रहता था, मतलब आप कैसे पढ़ाई करते थे। मेरी पढ़ाई मेनली मॉर्निंग हावर्स में होती थी, क्योंकि इवनिंग हावर्स में मेरे को और भी थोड़ा काम रहता था, मेरे थोड़ा बिजनेस का भी है। तो मेनली मैं मॉर्निंग हावर्स में पढ़ता था, और घंटे को देख के मैं नहीं पढ़ता था कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ लिए या इतने 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए। पढ़ाई हम कोई घंटों से नहीं होती कि 10 घंटे 15 घंटे। पढ़ाई कंसिस्टेंसीज होती है, यदि 2 घंटे भी आपने इफेक्टिव पढ़ लिया, पूरे दिन का वो कवर कर लेता है। yes. जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन 2 एक ऐसी चीज़ है, मेरे को लगता है कि जो आपको सक्सेस तक जाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। एक कोट्स भी है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब आप 2-3 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, उसके बजाय 10 दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो वो 10 दिन वाला थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला आगे जाता है बंदा। तभी बोलते हैं कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। बिल्कुल, आप एक दिन के लिए आपने कोई मोटिवेशन लेके और 15 घंटे पढ़ लिए, तो उससे कोई डेफिनेटली एक दिन में सक्सेस नहीं मिलने होगा। वाला है।
आपको एक लंबे समय तक एक टारगेट सेट करके आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ में प्रिपरेशन करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, मेजर सब्जेक्ट्स को और माइनर सब्जेक्ट दोनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा। पीवाईक्यूज जो मेन कोर रहता है हर सब्जेक्ट्स का, पीवाईक्यू तो डेफिनेटली करने ही है। उसके साथ साथ एमसीक्यूज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए। कोई भी बुक्स, मैं किसी को नहीं बोलता कौन सी बुक्स पढ़े, जो भी पढ़े एक बुक्स को फॉलो करे, बजाय 10 बुक्स को पढ़ने के। एक ही बुक्स को 10 बार पढ़े तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। जी बिल्कुल। तो अब हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि आपके नोट्स है, थ्योरी थी, एमसीक्यू थी, उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने कैसे प्रिपेयर किया? सेल्फ प्रिपेयर थे या कहीं से और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन या फिर सेल्फ नोट्स थे? क्या आपका थ्योरी के बारे में आप बताइए। मेजोरिटी जो है वो मेरा सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स ही है, मैं खुद ही प्रिपेयर करता था। लाइक आजकल बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, चैट जीपीटी, जेमिनीज, बहुत अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई तो हम खुद कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन एक है, उसमें प्रोस और कॉन्स दोनों हैं। बिल्कुल। मतलब जो यदि सोशल मीडिया को हट के अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य पर फोकस करके उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको मदद करेगा। और कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपकी जो मेन जो बाधा है वो मोबाइल फ़ोन ही है। मोबाइल फ़ोन बाधा कैसे? जैसे उसमें यदि आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है आपके 4 घंटे 5 घंटे कब वेस्ट हो रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो वही है मेन प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन। जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के दो है। आप या तो उस चीज़ को लेके आपकी जो जहाँ पे हो वहाँ से भी फिसल सकते हो, और बिल्कुल। जहाँ पे आप हो उससे आगे भी जा सकते हो। Definitely। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। तो इसके साथ में हम ये जानना चाहेंगे कि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करते थे? कोई बुक्स या एमसीक्यू के बारे में बताइए। एमसीक्यू मैं ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करता था। ऑनलाइन जैसे बहुत सारी साइट्स भी है, जेमिनी करके है, वो जीपीटी ऐसे मतलब एआई है, उसमें वो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट रहता है, वहीं से मैं मॉक लगाता था। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी से उन्होंने बहुत एडवांटेज लिया, आपने उसको उस टेक्नोलॉजी में अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और आपने उसके ऊपर फोकस्ड करके काम किया। और मैंने पीवाईक्यूज को कलेक्ट किया और पीवाईक्यूज के बेसिस पर मैंने प्रैक्टिस की कि एम्स किस लेवल तक जा रहा है, कहाँ क्या कहाँ से pattern क्वेश्चन, क्या क्या पैटर्न है एम्स का, उस पैटर्न को फॉलो करके मैंने मॉक टेस्ट अटेंड किए। बिल्कुल। तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप थ्योरी पढ़ते थे, जैसे मॉर्निंग में थ्योरी या इवनिंग में पीवाई एमसीक्यू करते थे, या फिर इनका क्या कॉम्बिनेशन रहता था, या फिर वीकली एमसीक्यू करते थे, इनके बारे में आप जरा थोड़ा नहीं, बताइए। मैं जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था, जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा उसके जस्ट बाद में मैंने उसके एमसीक्यू निकाले। उसको मैंने इवनिंग में छोड़ा, इवनिंग के लिए नहीं छोड़ा। जैसे अभी मैंने XYZ जैसे सीवीएस पढ़ लिया तो हाथों हाथ में सीवीएस के क्वेश्चंस करता था, जिससे वो कंसेप्ट पूरा मेरा सीवीएस मतलब क्लियर हो जाता था। हर सब्जेक्ट साथ साथ में एमसीक्यू करता था मैं। और संडे को मेरे पास एरर नोटबुक बनाई हुई थी, जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था, एमसीक्यू सॉल्व करता था, उस टाइम में मैं जो मेरी इससे गलतियाँ हो रही है, जो एरर निकल रहा है, उसको मैं नोटबुक में नोट डाउन करता था और हर संडे को उसको मैं रिवाइज करता था। और लास्ट के जो 7 डेज थे एग्ज़ाम के, एमएससी नर्सिंग के, तो उस 7 डेज में मैंने उसी नोटबुक को पढ़ा, क्योंकि मेरी मेन जो प्रॉब्लम थी वही थी जिसमें वो गलतियाँ हो रही थी। तो बस यही है, मतलब कंसिस्टेंसी से रहो आप, डिसिप्लिन में रहो, रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रेगुलर रहो, रूटीन फॉलो करो अपना शेड्यूल। हमेशा का शेड्यूल बनाओ, जैसे सुबह शेड्यूल बनाओ और शाम तक उसको फॉलो करने की कोशिश करो, बजाय कि हफ्ते भर का शेड्यूल बनाओ। रोज़ का शेड्यूल बनाओ, रोज़ का फॉलो करो। और वापस रीइवैल्यूएट भी एक यस। इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप भी वो कैसे करते थे? रीएवल्यूशन लाइक प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो मैं हर वीक करता था। तो हर वीक में जो सैटरडे जो संडे रहता था उसमें वो रिवोल्यूशन करता था मैं जिस जहाँ जहाँ से कमी है, जो सब्जेक्ट, जैसे एमएससी नर्सिंग में जो सब्जेक्ट्स आता है जो हार्ड लगता है लोगों को, ये नर्सिंग रिसर्च, लाइक नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन, इट इज़ टफ फॉर एवरीवन। तो इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा मैंने काम किया। और अब की बार एम्स ने 10 से 12 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से पूछे, जो कि टफ क्वेश्चन थे। जिसने पढ़ाई की अच्छे से वही कर पाया, बाकी सबके वो मेजॉरिटी रॉन्ग ही हुए। तो वो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल।
प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, ये इनके जीवन का एक मूल मंत्र है। इसके साथ में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने प्रिपरेशन कितने टाइम से कर रहे हो, मतलब आपका क्या कितने, मतलब जब से फोर्थ ईयर पास आउट हुई है या फोर्थ ईयर के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? मैंने फोर्थ ईयर पास आउट करने के बाद में मेरे प्रिपरेशन मैंने शुरू की। वैसे दिमाग में तो पहले ही था कि एम्स में जाना है, बट कॉलेज के साथ में नहीं पढ़ पाए हम, इतना इफेक्टिव नहीं था हमारा, पता भी नहीं था प्रिपरेशन करते कैसे हैं। उसके बाद में जैसे बड़े बड़े लोग जैसे जो रैंकर रहे उनसे इंटरव्यू देके उनके कैसे पढ़ना है, फिर वहीं से शुरू किया। अगस्त 2025 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ये अप्रैल 2026 नॉर्थ मेरा पहला एग्ज़ाम था एम्स का, उसमें मेरा नहीं हो पाया था, रैंक थोड़ी सी पीछे रह गई थी। और ये दूसरा एग्ज़ाम था MSc नर्सिंग वाला, जिसमें मुझे AIR2 मिला। चलिए, तो आपने पिछले 3-4 महीने में यहाँ एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले ऐसी कोई स्ट्रेटजी में चेंज किया या कुछ ऐसा कुछ अलग किया क्या, और किया तो क्या किया, आप उसके बारे में बताइए ज़रा हमारे। नहीं, अलग कुछ नहीं करना है। मैं जैसे कोई भी एस्पायरेंट है उसको यही बोलना चाहता हूँ कि आपका जो रूटीन शेड्यूल है एग्ज़ाम के लास्ट डे तक आप उसी को फॉलो करो, आप कुछ अलग करने की कोशिश ना करें। जैसे आपको ऐसा लगता है कि लास्ट के 15 दिन हैं और मैं कुछ नया और पढ़ लूँ जिससे दूसरे लोग नहीं पढ़ पाए, मेरे ज़्यादा नंबर आ जाए, तो दिस इज़ अ वर्स्ट टाइप ऑफ थिंकिंग। क्योंकि लास्ट के 15 दिन में आप जो चीज़ पहले पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करने के बजाय यदि नई चीज़ पढ़ोगे तो वो आपको याद नहीं रह पाएगी, और फिर जो पुराने पढ़े हुए वो भी आप भूल जाओगे। तो लास्ट के 15 दिन में जो आपने 4 महीने 5 महीने जितने भी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो उसी को वापस रिवाइज करो, उसी में फ़ायदा है। क्योंकि मेजरिटी जो 80 से 90% क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में नर्सिंग के आते हैं वो 4 से 5 मेजर सब्जेक्ट लाइक मेडिकल, सर्जिकल, फंडामेंटल, ऑप्स एंड गाइनी, साइकेट्रिक, इन पीडियाट्रिक, इनसे कवर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आप इस तरीके की कर रहे थे, तो क्या क्या आपने मिस्टेक्स की, या फिर अगर मैं एक सिंपल वे में पूछूं तो अगर आपको री अटेम्प्ट देना पड़े तो कौन सी मिस्टेक्स है जो आप नहीं करना पसंद करोगे? री अटेम्प्ट देना चाहूँगा तो मेरी जो मिस्टेक हुई थी वो बहुत माइनर मिस्टेक्स थी। मतलब मेरे कंसेप्ट क्लियर थे फिर भी मैं वहाँ पे उलझ गया, क्योंकि एक ही कंसेप्ट से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ गए थे, तो वो मतलब वो कन्फ्यूजन के चक्कर में दोनों गलत हो गए। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स को अभी अवॉइड करना चाहूँगा मैं यदि री अटेम्प्ट देता हूँ तो। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे भी जो एस्पिरेंट्स है वो एग्ज़ाम देते हैं और उनका एक मेजर कंसर्न आता है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है। नेगेटिव अटेम्प्टिंग सही है बट वो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है। तो आपने कहीं न कहीं उसके ऊपर कमांड हासिल की है, तो आप बिल्कुल हमारे जो भी दर्शक है उनको बताइए कि किस तरीके से उस नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सके, उसको कम कर सके। नेगेटिव मार्किंग को कम करने का एक ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थ्योरी में क्लैरिटी लानी होगी। नर्सिंग के जो मेजर सब्जेक्ट है उसको मतलब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो सकती। क्योंकि क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएंगे और आप तुक्के लगाने की कोशिश करोगे तो वो तुक्के लगते नहीं हैं हर बार सही, कभी कभार लगते हैं, 10% तुक्के सही लगते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लगते, बट तुक्के से एग्ज़ाम पास नहीं होता। तुक्के से 1-2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बट एग्ज़ाम पास करना है तो आपको थ्योरी पे कमांड बनानी पड़ेगी, MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी वो तुक्के मन में नहीं आएंगे लगाने के लिए, फिर वो कंसेप्चुअल आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। जी, तो बिल्कुल अब आपके एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करते थे या कम करते थे, कैसे मैनेज करते थे, या बिल्कुल भी नहीं करते? नहीं, सोशल मीडिया का यूज़ मैं करता था 4th ईयर तक, उसके बाद में भी करता था बट बहुत लिमिटेड, मतलब जैसे पूरे दिन में 1 आवर दे दिया। सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह मैंने इंस्टॉल कर लिए थे 4th ईयर पास आउट होते ही। और सोशल मीडिया में ओनली फॉर जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसको थोड़ा सा टाइम देता था 1 आवर। बाकी फ़ोन का मैंने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पढ़ाई के रिगार्डिंग किया, लाइक AI, ChatGPT, जेमिनी, MCQ सॉल्यूशन के लिए ही किया। तो ऐसे जब सोशल मीडिया यूज़ करते थे, व्हाट्सएप हो गया या यूट्यूब हो गया, तो उनके ऊपर भी पढ़ाई का देखते थे या कुछ एंटरटेनमेंट का देखते थे? नहीं, उस टाइम सिर्फ इंटरटेनमेंट देखता था मैं। 1 आवर के लिए इंटरटेनमेंट करता था, क्योंकि फुल डे पढ़ भी नहीं पाते थे। और मेरी जो पढ़ने की जो डेली रूटीन था 45 और 15 रेशियो, लाइक 45 मिनट में पढ़ाई करता था और 15 मिनट पावर नैप लेता था या सॉन्ग सुनता था। ये स्ट्रेटजी रहती थी, जिससे बॉडी में थकावट भी नहीं आती और पढ़ने में मन भी लगा रहता था। एक आप रेगुलर 4 घंटे पढ़ रहे हो और एक
45 मिनट्स के गैप में पढ़ रहे हो, ब्रेक लेके तो वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा रहता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी जो जिसको जैसा पढ़ना अच्छा लग रहा है वो फॉलो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो 2027 या आगे जो एमएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन एस्पिरेंट्स को? उनका मैसेज मेरा यही है कि आप नोट्स को पहले क्लियर करो, डायरेक्ट एमसीक्यू भी मत करो कि हम डायरेक्ट एमसीक्यू करके चले जाएंगे, बिल्कुल। तो वो काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं मतलब सेम नहीं आते। जैसे आपने अब की बार का पेपर देख के आप ये सोच रहे हो कि पूरे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन अब की बार एक भी रिपीट हुआ नहीं। जब तक आपकी थ्योरी मजबूत नहीं होगी, नींव मजबूत नहीं होगी, मतलब फाउंडेशन जब तक आपका तगड़ा नहीं होगा, तब तक आप एमसीक्यू अटेंड नहीं कर पाएंगे। लाइक जैसे एग्ज़ाम के, और एग्ज़ाम का प्रेशर वो अलग ही प्रेशर रहता है, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो उस वहाँ पे तो सिर्फ बंदा वही टिक पाएगा जिसका बेस मजबूत है, जिसको हर कंसेप्ट में क्लैरिटी है अच्छे से। जो रट के गया है, जो फ्लक्स लगाना, मतलब जैसे तुक्के लगाने की फिराक में है कि हम तो ऐसे तुक्के लगा के पास कर लेंगे, तो वो होता नहीं है ऐसे। बिल्कुल नहीं होता है, आपकी बात सही है। और उसके साथ में एक और कोई क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोगों का कि जैसे कि एग्ज़ाम से पहले एक दिन 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, एक नाइट पहले फुल नींद लो, दिन में नींद लेनी ताकि रात को स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आए, मॉर्निंग में ये करना है, एग्ज़ाम से पहले ये करना है, एग्ज़ाम में से बैठना है। तो उन सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाता था या आप उनको कैसे मैनेज करते थे? उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे 1-2 दिन की बात करें तो मैंने अभी तक एम्स के 2 ही एग्ज़ाम दिए और दोनों का सेंटर मेरा बहुत दूर आया था घर से कम 1000 किलोमीटर दूर आया, तो मेरा तो 2 दिन उसी ट्रैवलिंग में ही चले गए थे। बाकी जिनके सेंटर घर के पास में आते हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले पढ़ना है या सोना है या खेलना है। आप अपना जो रूटीन फॉलो है, शेड्यूल, वही फॉलो करो। जी डेफिनेटली आपका रूटीन को ही फॉलो करो। बिल्कुल। इन सब चीज़ों में आप सोचोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ने वाले। बिल्कुल। और एग्ज़ाम के टाइम जैसे आप स्क्रीन के साथ बैठते हो तो जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देता है उसको वो बहुत एंजाइटी टाइप होता है, उसको लग रहा है बहुत घबराहट होती है। तो उसको एक ही सजेशन है, जैसे एग्ज़ाम स्क्रीन, यदि आपने मेहनत अच्छी की है तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो एग्ज़ाम के टाइम आप स्क्रीन के सामने जब भी बैठो तो आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। वहाँ पे 10 मिनट पहले वैसे बैठा दिया जाता है, तो डीप ब्रीथिंग करनी है, तो एंजाइटी का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिससे वो अपना एग्ज़ाम ईजिली अटेंड कर पाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको इस तरीके से 10 मिनट पहले है जो डीप ब्रीथिंग कर सकते हो और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। बस आपने मेहनत की है तो आपका है तो आपका ही रहेगा और आपको ही मिलने वाली है सीट। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपका एक बार फिर से हम कहेंगे कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स और आपका एम्स में स्वागत है। आइए और एमएससी करिए। थैंक यू सो मच अर्जुन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये हमारे सीनियर रहेंगे। अभी एम्स जोधपुर में ही मैं प्रोबेबली एमएससी करने का सोच रहा हूँ, तो ये हमारे सीनियर है, इनसे ही हमें आगे मिलेगी हमें। बिल्कुल हमारी आसान ये करेंगे अब आगे की। जी, ऐसा हमारे से जितना होगा उतना आपका सपोर्ट कर दिया जाएगा और बिल्कुल आपका स्वागत है एम्स जोधपुर में। और ग्रो करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है और एम्स जोधपुर एक जाना जाता है बड़े इंस्टीट्यूट के तौर पे और आपको बहुत सारी लर्निंग यहाँ होने वाली है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके दिमाग में ये है कि हम एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी नर्सिंग कोर्स बहुत अच्छा है। मतलब जैसे नॉर्थ से भी बहुत बेटर है। मतलब एमएससी नर्सिंग करने के बाद में स्कोप बहुत बढ़ जाते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के बाद यदि 3 साल जॉब करने के बाद यदि आप कोई भी ये एसोसिएटेड प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हो तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके आगे नर्सिंग ऑफिसर बहुत मतलब छोटी पोस्ट है। तो एमएससी नर्सिंग अपने आप में बहुत एक अच्छा कोर्स है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है, रिसर्च में आप अपना माइंड डेवलप कर सकते हो। ऐसी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप इंटरेस्ट पे है, देखो जिसको एमएससी नर्सिंग करनी है उसको तैयारी करनी पड़ेगी। जिसको एनओ बनना है वो नॉर्थ के लिए पढ़ ही रहे हैं। जैसे मेरा भी अभी एग्ज़ाम है अभी 12 सितंबर को और अगस्त में मुझे एमएससी भी ज्वाइन करनी है। तो देखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं क्या होता है। बाकी तो अब पढ़ तो रही है। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है। आपको नॉर्थ सेट के लिए पहले से बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं। होपफुली कि एनओ बन जाए और उसके बाद में आपकी मुलाकात फिर होगी हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।